हेलो गाइज। अभी अभी एक वैकेंसी आई है। जस्ट कुछ देर हुए हैं आए हुए वैकेंसी को। और ये बिहार दरोगा की वैकेंसी है। और ये कुछ अलग ही टाइप का वैकेंसी आया है। तो मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आप देखिए। ये देखिए, सबसे फर्स्ट में है आपको। सबसे पहले आपको bpssc.bihar.gov.in पे आ जाना है। और ये देखिए, ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा वेबसाइट है आपका बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन। देखिए, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आज 3 तारीख है। मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो 4 तारीख बन जाएगा, लेकिन एक दिन पहले का ये देखिए, कल का 3 तारीख को, 3/7/2026, यानी कि 3 तारीख को ये वैकेंसी निकला है। और ये वैकेंसी देखिए यहाँ पे, पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर इन स्पेशल ब्रांच अंडर होम, यानी कि ये आपके होम के अंदर, यानी कि ये आपके बिहार के अंदर ही रहने वाला जॉब है। और ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने निकाला है। आइए इसको ओपन करते हैं। ये कुछ ऐसा है, इसमें पूरा डिटेल्स बताया गया है। और ये देखिए, आर्टिकल नंबर, ये देखिए, विज्ञापन संख्या 09/2026। और देखिए, 150 पदों पर ये वैकेंसी निकाला गया है। और लेवल 6 का आपको जॉब मिलेगा, यानी कि लेवल 6 का सैलरी आपको मिलेगी। और जॉब का नाम है पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज कैडर, जो कि देखिए ये गृह विभाग, यानी कि होम मिनिस्ट्री जो भी होता है, या फिर मतलब जो भी आपका स्टेट में या सेंट्रल में होता है, तो हाँ, ये तो स्टेट वाइज है, तो स्टेट में ही आपको ये मिलेगा। आरक्षी शाखा बिहार पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद सुरंग के पद पर अनुसूचित व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। देखिए ये है। आइए अब आपको आगे ले चलते हैं। अब आते हैं चौथे नंबर पे। देखिए, आवेदन के लिए पात्रता, यानी कि कौन एलिजिबल है इसके लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, मतलब कि आपका इंडियन होना जरूरी है। चाहे वो पुरुष पुरुष हो या महिला हो, दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भारतीय नागरिक इंडियन पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए। दूसरा चीज, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपके एजुकेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि आपका एजुकेशन कितना तक का लिया जा सकता है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन, यानी सॉरी, आपका एजुकेशन जो है इतना से इतना तक आपका होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है दिनांक 1/8/2025 तक स्नातक या समकक्ष, यानी कि आपका 1/8/2025 तक स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर एक दिन भी ज़्यादा है तो आपका नहीं होगा, मतलब कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि 1/8 के बाद आपका ग्रेजुएशन का समय पूरा हुआ है। जिनका भी 1/8 तक, यानी कि 1/8/2025 तक कंप्लीट हो चुका है ग्रेजुएशन इस डेट तक, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। अथवा जो जिनका नहीं हुआ है, या फिर जिनका थोड़े दिन बाद हुआ, या फिर जो भी जैसे भी जिनका टाइम लगा है, उनका नहीं हो सकता, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं तीसरे नंबर पे, उम्र सीमा की गणना। अब देखिए, ये जो है उम्र सीमा की गणना। अब ये उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, यानी कि अगर 1/8/2025 तक आपका उम्र कंप्लीट हो जाता है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आइए जानते हैं इसमें आधा, ये इसमें उम्र सीमा क्या है। अभ्यर्थियों की उम्र, देखिए ये चौथे नंबर पे, ये अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होंगी, यानी कि अगर 1/8/2025 तक आपका मैट्रिकुलेशन के हिसाब से आपका एज पूरा होता है, तभी आप इसको भर पाएंगे। अब आइए देखिए, इसमें कैटेगरीज वाइज बताया गया है कि अनारक्षित समान, यानी कि जनरल कोटी वाले पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए कि जनरल कोटा वाले जो लोग हैं, वो मेल के लिए बताया गया है कि 20 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक होना चाहिए। और यहाँ पर महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। समझ में आया आपको? महिलाओं के लिए 20 से 40 होना चाहिए, और पुरुष के लिए 20 से 37 होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी का है। अब आते हैं पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए। पुरुष के लिए बताया गया है कि
भाई पुरुष और महिला दोनों के लिए ये 20 से 40 के बीच में ही रहने वाला है, मतलब आपका 20 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आपका होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं, मतलब ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं उसके बाद जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो SC ST में जो आते हैं, वो पुरुष एवं महिलाओं के लिए बताया गया है कि 20 वर्ष से लेकर के अधिकतम 42 वर्ष तक के होने चाहिए, वही ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इनका लाभ कौन उठा सकते हैं। वैसे सरकारी सेवकों के उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि जो जैसे कि रिलैक्सेबल जो मिलते हैं ना गाइज, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो। यानी कि जो पहले कहीं काम कर चुके हैं उच्चतर जगहों पे और वो भरना चाहते हैं, जैसे कि कोई पैरामिलिट्री या फोर्स में जैसे BSF में कोई या फिर आर्मी में काम कर चुके हैं, तो उनको ये 5 वर्ष का छूट मिलेगा उनको। अब आते हैं दूसरे 5वें पॉइंट पे। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों का अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि को यू के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। यानी कि बताया गया है कि जो सैनिक लोग जो है होंगे या फिर जो भी आर्मी या जो भी पहले कहीं डिफेंस में काम कर रहे होंगे अब नहीं कर रहे हैं, तो उनका 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं, और इतना से इतना के बीच में उनका एज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए छठे नंबर पे आते हैं, ये छठे नंबर, अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जो एज का जो समीकरण है, एज का जो आपका आइडेंटिफिकेशन है, वो मैट्रिक के आधार पर ही किया जाएगा, डॉक्यूमेंट के आधार पर ही लिया जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे देखिए, ये चौथा नंबर के 5वें पॉइंट पे, अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड। अब सबसे ट्विस्ट वाली बात यहाँ पे ये है कि आपके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपका बिना रनिंग का सिलेक्शन होगा गाइज। हाँ, तो आप सही सुन रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ये बिना रनिंग का ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। सिर्फ मार्क्स लाने के मतलब जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में आप मार्क्स अच्छे ला रहे हैं, उसी बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इसमें कोई रनिंग नहीं है। जिनको भी पहले डर था ये कि रनिंग करना पड़ेगा या फिजिकल सही करना पड़ेगा, या जो पहले रनिंग में फेल हो जाते थे, दौड़ नहीं पाते थे, या किसी कारणवश वो इस फॉर्म को नहीं भरते थे, मान लीजिए कि किन्हीं को डर होता था कि भाई फिजिकल होगा तो इसमें इतना दौड़ाएगा, इतना ऊंचाई से जंप करवाएगा, तो अब वैसा कुछ सीन नहीं है गाइज। ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी स्पेसिफिकली सिर्फ ये एग्ज़ाम के बेसिस पे ही निकाला गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम होगा और सीधा आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपका सीधा ज्वाइनिंग होगा। बस इसमें क्या है कि देखिए, इसमें है मापदंड जो है शारीरिक मापदंड, यानी कि आपका सीना और वजन नाप लिया जाएगा, जो कि दोनों के लिए है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। देखिए आइए जानते हैं इसमें क्या है। पहले में क्या है कि जो जनरल वर्ग के लोग हैं, यानी जो जनरल कोटा के लोग हैं, सामान्य यानी कि अनारक्षित सामान्य वर्ग के लोग जो हैं एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम जो है, देखिए जनरल और OBC के बारे में बताया गया है कि न्यूनतम जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। और अब आते हैं दूसरे नंबर पे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। यानी कि आपका जो भी SC ST एक्ट में आते हैं, जो भी SC ST कैटेगरी में आते हैं, उनको न्यूनतम जो है मतलब मिनिमम 160 सेंटीमीटर का ऊंचाई होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर। महिलाएं भी जान लें कि क्या है उनका क्राइटेरिया। जितने भी वर्ग के महिलाएं हैं, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, जो भी हो, सभी के लिए न्यूनतम ऊंचाई हाइट जो है 155 सेंटीमीटर यानी कि 155 सेंटीमीटर रखा गया। उनमें ये सभी सेम है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, सीना यानी चेस्ट।
सिर्फ पुरुषों के लिए है ये सीना जो है, ये पुरुष के लिए ही ये पुरुष के लिए ही सिर्फ है, ये आपका महिलाओं के लिए नहीं है। इसमें क्या है देखिए, अनारक्षित सामान्य यानी कि जनरल वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, मतलब जितने भी कैटेगरीज हैं, जनरल कोटा है, ओबीसी कोटा है या एससी एसटी कोटा है, उनके लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर यानी कि 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यानी कि जो आप अगर चेस्ट फुलाते हैं और चेस्ट के बीच में जो गैप होता है उसमें 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, तभी ये अनिवार्य होगा। अब आते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए, ये एससी एसटी एक्ट वाले, एससी एसटी कैटेगरीज वाले आ गए। अब देखिए बिना फुलाए इनको चाहिए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुला करके जो चेस्ट फुला करके बात किया जा रहा है कि मतलब चेस्ट जो इनको फुला करके चाहिए 79 सेंटीमीटर चाहिए और फुला करके चाहिए 84 सेंटीमीटर। तो इनको इनके बीच में भी रखा गया है, देखिए इनके भी जो चेस्ट है इनके बीच में भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए महिला, यहाँ पे मेंशन किया है महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि महिलाओं के लिए यहाँ ये चीज नहीं है। वजन, हाँ अब देखिए महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिए है सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, यानी कि जितने भी महिलाएं हैं उन सभी का जो वजन है 48 किलोग्राम होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट, 5वें पॉइंट पे, नियुक्ति की प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है। देखिए नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा सम्मिलित होंगी। देखिए पहला, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन के संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं और जितने भी फॉर्म फिल करते हैं परीक्षार्थी लोग, जो भी फॉर्म फिल करेंगे उन सभी जो जिनके फॉर्म सही मायने में सही पाया जाएगा और जिनके एग्जाम सही मिलेंगे उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, उनको परीक्षा में आयोजन, मतलब परीक्षा में उनको सम्मिलित किया, मतलब सम्मिलित करेंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रथम चरण परीक्षा, एक होता है प्रीलिम्स इसमें होता है और मेंस होता है। आप जानते हैं बिहार दरोगा में एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है, क्योंकि ये जो परीक्षा हो रहा है ये स्पेशली बिना फिजिकल का हो रहा है। आप समझिए ये जो हो रहा है आपका एग्जाम, अगर ये जो वैकेंसी निकला है ये आपका बिना फिजिकल का होगा, तो ये तो आपका प्लस पॉइंट बन गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं प्रथम चरण, जो मैंने बताया प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में क्या बताया गया है कि सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, और प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी कि 200 अंकों का आपका प्रश्न मिलेगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होंगे, मतलब कि 200 अंकों का प्रश्न मिलेगा जिसमें कि कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी कि आपको 2 घंटे दिए जाएंगे समय एग्जाम के लिए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे, यानी कि मतलब 100 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही है, तो आप जोड़ लीजिए कि अगर आप 100 सही करते हैं तो 200 आपको अंक मिलेंगे। अगर आप 50 सही करते हैं तो उस हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। अगर आप 100 सही करते हैं तो उस हिसाब से जितने भी आपके, मतलब अगर आप जितने अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन उस हिसाब से आपको अंक मिलेंगे। अब आते हैं, देखिए अब इसमें प्रश्न क्या पूछेंगे, देखिए सब्जेक्ट क्या रहेगा। प्रश्न में देखिए यहाँ पे है, उक्त प्रश्न में अंग्रेजी सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि आपको अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा ज्ञान और एक तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया है दोस्तों कि जिनका भी मार्क्स 30% से कम आएगा उनको चयनित नहीं किया जाएगा,
साफ साफ बता दिया गया है यहाँ पे। और जिनका भी 30% या 30% से ऊपर आता है उनको यहाँ पे चयनित करेंगे। बिहार गवर्नमेंट जो भी एग्जाम लेगी वो चयनित करेंगी। अब आते हैं नीचे, देखिए अब द्वितीय चरण का जो एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा, यानी कि ये मेंस वाले एग्जाम हो गए, वो तो प्रीलिम्स था। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बताया, मेंस में आपके दो एग्जाम हो गए, प्रथम पाली और सेकंड पाली। एक देखिए ये हो गया प्रथम चरण और ये हो गया ये हो गया आपका द्वितीय चरण। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको इसमें। प्रथम देखिए यहाँ पे मैंने बताया मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम, प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले ही कि प्रथम प्रश्न पत्र पहला और दूसरा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में देखिए क्या क्या पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, जिसमें कि आपको 180 मिनट यानी कि 3 घंटा का समय आपको मिलेगा। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें आ गया है। तो आप अगर एक गलत करते हैं तो आपको 0.25 अंक काटा जाएगा, और अगर आप एक सही आंसर करते हैं तो 1 अंक आपको मिलेंगे। अब आते हैं पेपर 2 में, यहाँ पे ये द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें आपको 60 मिनट मिलेगा, यानी कि 1 घंटा। इसका पूर्णांक यानी कि इसका पूर्णांक अंक होंगे 50। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए हैं। अब आप देख लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए कि नीचे परीक्षा का जो है विषय और जो भी है वो नीचे दिए जाएंगे, जो मेंस का है। देखिए पहला जो पेपर 1 का है उसका बताया गया है कि वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा है। सामान्य ज्ञान यानी कि देखिए सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना, यानी कि जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स, ये 50 अंक का होगा। दूसरा गणित एवं परिमाणात्मक कौशल, यानी कि मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये 40 अंक का होगा। तीसरा आते हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, यानी कि रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी 40 अंक का होगा आपका। और चौथा आ जाते हैं अंग्रेजी भाषा, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका 20 अंक का होगा। और पांचवा हिंदी भाषा, यानी कि हिंदी लैंग्वेज, ये भी आपका 20 अंक का होगा। समय आपको 3 घंटे यहाँ दिया जा रहा है, अंक है 200 अंक। यहाँ पे हो गया ये पेपर 1 का। अब पेपर 2 में आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पे एक नीचे भी रह गया था 6 में बिहार, हाँ ये हिंदी भाषा हो गया था। और यहाँ पे 6 में आ जाते हैं बिहार के सामान्य ज्ञान 30 अंक का आपको मिलेगा। ये फर्स्ट पेपर में ही था, ये जो आपका 6 है ये आपके फर्स्ट पेपर में ही इंक्लूड था। बिहार के सामान्य ज्ञान ये 30 अंक का था। ठीक है, अब ये दूसरे पेपर का है। देखिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, ये आपको पहले ही वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। द्वितीय पत्र 50 अंक वाला जो था उसका बताया गया है कि विषयनिष्ठ लिखित परीक्षा, ये आपका रिटन एग्जाम होगा। ये देखिए बताया जा रहा है ये आपका रिटन एग्जाम होगा। हिंदी निबंध 15 अंक का होगा, यानी कि हिंदी निबंध आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो कि 15 अंक का होगा, यानी कि 15 नंबर का। अंग्रेजी निबंध ये भी 15 नंबर का। अंग्रेजी संक्षेपण यानी कि इंग्लिश प्रेसिस, ये भी 10 अंक का है। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद ये भी 10 अंक का है। इसमें आपको टोटल 1 घंटा दिया जाता है और ये 50 अंक का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों कि द्वितीय चरण में, यानी कि तीसरे चरण में क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप बताते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें कोई रनिंग वगैरह नहीं है, तो इसमें अब लिया क्या जाएगा। देखिए अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के ऊंचाई, सीना एवं वजन से संबंधित मापदंड की जांच विज्ञापन के कंडिका, यहाँ पे देखिए विज्ञापन के कंडिका 4.5 में वर्णित मापदंड के अनुरूप की जाएगी। यानी कि अगर आपका सारे जितने भी आपके सीना जो नापा गया है, आपका जो हाइट नापा गया है, और जो भी परीक्षा में आप चयनित, जो भी परीक्षा में आप अच्छे नंबर लाए हैं, सबका वेरिफिकेशन होगा, और तब जाकर के आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। मतलब कि एक बार ये वेरीफाई करेंगे कि ये सब कुछ सही पाया जाएगा तो आपको चयनित कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया नीचे कि जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। यानी कि बताया गया है यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कि अगर आप जिस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि सीना का नापी इतना होना चाहिए, मतलब जितना जितना सेंटीमीटर इन्होंने मांगा है उतना आपका होगा। मतलब हाइट इनके हिसाब से होना चाहिए, चेस्ट आपका इनके हिसाब से होना चाहिए।
तो तभी आप चयनित होंगे, यानी कि इनके हिसाब से आप इनके टेस्ट में पास हो जाएंगे, तभी आप ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और ये एग्ज़ाम आप निकाल पाएंगे और वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। समझ गए दोस्तों। और एग्ज़ाम में जो आप मार्क्स लाएंगे, जो ऑब्टेन करेंगे, वहाँ पे आप खुद, वहाँ पे आपको बताया ही जाएगा कि क्या, जो आप खुद से ही देख सकते हैं। तो ये है, यहाँ पे बता दिया गया है कि जिनका मापदंड अनुरूप योग्य नहीं माना जाएगा, मतलब कि जो सही से नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा, यानी कि उन्हें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं होगा, यानी कि शारीरिक जो भी आपका मापदंड होगा, यानी कि शारीरिक जो भी आपसे टेस्ट लिया जाएगा, यानी चेस्ट हो गया, आपका हाइट हो गया, या जो भी हो गया आपका, उसका कोई अंक नहीं है, यानी कि उसका कोई भी अंक नहीं जुटेगा। अब आ जाते हैं 6 में, मेधा सूची का निर्माण। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधा क्रमानुसार तैयार की जाएगी। यानी कि बताया गया है कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज, यानी कि जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको मेरिट लिस्ट जैसे जो बनता है, वो आधार पर वो प्राप्त अंकों, जो जितने भी आप अंक प्राप्त किए होंगे, जितना भी आप मार्क्स लाए होंगे परीक्षा में, उस आधार पर सूची बनाई जाएगी और तब जाकर के सबका नाम आएगा। अब जब बढ़ते हैं दोस्तों 7वें नंबर पे, रिक्त। देखिए यहाँ पे है कि गैर आरक्षित वर्ग कोटि वर्ग कुल रिक्त की संख्या, यहाँ पे देखिए बताया गया है कोटि कैटेगरी। गैर आरक्षित वर्ग 60 है, यानी कि महिलाओं के लिए देखिए यहाँ पे 21 है, 35% आरक्षित पदों की कोटिवार संख्या, यानी कि यहाँ बता दिया गया है कि 21 है, यहाँ पे 60 है। तो यही सब आप देख सकते हैं खुद आकर के। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 27 है, पिछड़ा वर्ग का 18 है, तो ये सब है। अब देखिए यहाँ पे आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखिए आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे कट ऑफ वगैरह आपका दिया गया है। अब जो भी देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको फॉर्म भरने के लिए आपका देखिए यहाँ पे होना चाहिए आय एवं परिसंपत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र अनुमान्य होगा। प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। यानी कि बताइए यहाँ पे प्रमाण पत्र चाहिए, आवासीय चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आय बना लेना, आप जो भी है सारी चीज़ें वो आप बना के रख लेना, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। और यही सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है दोस्तों इसमें। और ये ऑनलाइन का आवेदन जो है आपका 9 जुलाई से शुरू हो रहा है और 9 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। इस और आपको कहाँ अगर चेक करना है, ये देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन है, इसका आप वेबसाइट खोल के आ जाइएगा। देखिए ये है आपका bpssc.government.in। इस पे आप आकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा दोस्तों। और जिस दिन ये फॉर्म रिलीज होगा, मैं उस दिन आपको लाइव जो है, मैं लाइव फॉर्म फिल करके बता दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें, और जो भी मतलब उसमें मांगा जाएगा और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स का मतलब ज़रूरत होगा, वो हम आपको बताएंगे वीडियो में। तो जिस दिन वो फॉर्म रिलीज होगा 9 तारीख को, हम एक वीडियो बना देंगे। तो जिस दिन वो वीडियो बनेगा दोस्तों, मैं उस दिन वो वीडियो डाल दूंगा और आप वो देख लेना कि कैसे कैसे क्या होता है उसमें कैसे कैसे मैं फॉर्म भरता हूँ, और उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म खुद से भी भर सकते हो। आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साइबर कैफ़े जाओगे तो वहाँ पे आपसे फालतू पैसे ले लिए जाएंगे। तो आप घर पे ही बैठ के ये काम कर सकते हो, क्योंकि जब कोई आपको बता देता है यहाँ पे, यानी कि आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बताता है कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या लगेंगे, क्या क्या चाहिए, कहाँ पे क्या करना है, तो वहाँ पे आपका थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे, आपके थोड़े से टाइम भी बच जाएंगे। तो इसीलिए मैं जो फॉर्म आएगा 9 तारीख को, मैं उस दिन वीडियो डाल दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है और कितने फीस लगेंगे, यानी कि फॉर्म फीस कितना है वो मैं सब आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं 9 तारीख को, और 9 तारीख को मैं वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।